हेलो दोस्तों, चलिए तो शुरू करते हैं आज विक्रमादित्य की एक और बहादुरी की कहानी के साथ। प्राचीन काल में उज्जयिनी पर राजा विक्रमादित्य का शासन था। राज्य के एक सुदूर गांव में एक विशाल और खूंखार अजगर ने आतंक मचा दिया। विक्रमादित्य ने इस चुनौती को स्वीकार कर अपनी प्रजा की रक्षा के लिए एक बार फिर से अपने साहस का परिचय दिया। राज्य के दक्षिणी हिस्से के एक घने जंगल से सटे गांव में अचानक एक विशाल अजगर का प्रकोप शुरू हो गया। यह अजगर इतना बड़ा था कि वह पूरे गांव में डर और दहशत का कारण बन गया। अजगर अक्सर जंगल से बाहर निकलकर गांव के मवेशियों को निगल जाता और कभी-कभी इंसानों पर भी हमला कर देता। गांव वाले रात दिन भय के साए में जी रहे थे। उन्होंने अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया और खेती बाड़ी छोड़ दी। गांव का मुखिया और कुछ ग्रामीण उज्जयिनी के दरबार पहुंचे और राजा विक्रमादित्य से मदद की गुहार लगाई। मुखिया ने कहा, महाराज, हमारे गांव पर एक विशाल अजगर ने कब्जा कर लिया है। वह हमारे मवेशियों को निगल जाता है और हमारी जान को भी खतरा है। कृपया हमारी रक्षा करें। राजा विक्रमादित्य ने मुखिया की बात ध्यान से सुनी और तुरंत इस समस्या को हल करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने दरबारियों और सैनिकों से पूछा कि कौन इस खतरनाक अजगर से लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन अजगर की भयावहता के किस्से सुनकर कोई भी व्यक्ति आगे नहीं आया। तब विक्रमादित्य ने खुद इस कार्य को अंजाम देने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, एक राजा का सबसे बड़ा धर्म अपनी प्रजा की रक्षा करना है। यदि मेरे राज्य के लोग भय में हैं, तो यह मेरा कर्तव्य है कि मैं उनका भय दूर करूं। उन्होंने अपनी तलवार और ढाल को उठाया और अपने सबसे तेज घोड़े पर सवार होकर गांव की ओर निकल पड़े। राजा विक्रमादित्य ने गांव पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। गांव के लोग उनसे मिले और उन्हें बताया कि अजगर जंगल के पास स्थित एक बड़ी गुफा में रहता है। वह रात के समय गांव में आता है और हमला करता है। विक्रमादित्य ने ग्रामीणों को सांत्वना दी और कहा, डरो मत, मैं इस समस्या का अंत करूंगा। ये अजगर अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगले दिन विक्रमादित्य ने अकेले ही जंगल में जाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी तलवार और ढाल के साथ गुफा की ओर प्रस्थान किया। जंगल बहुत घना और डरावना था। वहां की खामोशी और अजीब आवाजें माहौल को और भी भयावह बना रही थी। जैसे ही वह गुफा के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां चारों ओर हड्डियां बिखरी हुई थीं। गुफा से एक डरावनी फुफकार की आवाज आ रही थी। यह स्पष्ट था कि अजगर अंदर ही है। जैसे ही राजा गुफा के अंदर गए, उन्होंने देखा कि एक विशाल अजगर उनकी ओर देख रहा है। अजगर की आंखें लाल रंग की थीं और उसकी फुफकार से पूरा गुफा हिल रहा था। अजगर ने राजा को देखते ही हमला करने की कोशिश की। उसने अपनी पूंछ से गुफा की जमीन पर जोरदार प्रहार किया। विक्रमादित्य ने तुरंत अपनी ढाल उठाई और अजगर के हमले को रोका। अजगर ने अपना विशाल मुंह खोला और विक्रमादित्य को निगलने की कोशिश की, लेकिन राजा ने अपनी तलवार से तेज वार किया, जिससे अजगर के शरीर पर गहरी चोट लगी। अजगर ने अपनी पूंछ से राजा पर हमला किया, लेकिन विक्रमादित्य ने तेजी से पीछे हटकर खुद को बचा लिया। उन्होंने अपनी तलवार से अजगर की पूंछ पर वार किया, जिससे वह घायल हो गया। अजगर ने जोर से फुफकार कर विक्रमादित्य पर झपट्टा मारा, लेकिन राजा ने अपनी तलवार से उसकी गर्दन पर प्रहार किया। यह वार इतना तेज था कि अजगर गुस्से और दर्द से तड़पने लगा। राजा ने अपनी सूझबूझ और बहादुरी से आखिरकार अजगर की गर्दन पर जोरदार वार किया, जिससे उसका अंत हो गया। विशाल अजगर जमीन पर गिर पड़ा और उसके प्राण निकल गए। विक्रमादित्य ने अजगर को मारकर गांव वालों को उसकी गुफा तक बुलाया। जब गांव वालों ने देखा कि वह भयानक अजगर मर चुका है, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ग्रामीणों ने राजा विक्रमादित्य का धन्यवाद किया और उनका जयकारा लगाया। उन्होंने कहा, महाराज, आपने हमारी जान बचाई। आपके साहस और कर्तव्य निष्ठा को हम कभी नहीं भूल सकते। विक्रमादित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरा कर्तव्य था। एक राजा का धर्म अपनी प्रजा की रक्षा करना है। अब तुम सब निर्भय होकर अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। यह कहानी राजा विक्रमादित्य की निडरता, साहस और कर्तव्य निष्ठा को दर्शाती है। यदि आपको कहानी पसंद आई हो
तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रहा हूं। यह कहानी शेख चिल्ली की विचित्र लेकिन साहसिक हरकतों का अद्भुत उदाहरण है। एक दिन नवाब साहब ने कालेसर के जंगलों में शिकार का कार्यक्रम बनाया। कालेसर का जंगल अपने खतरनाक और खूंखार जानवरों के लिए जाना जाता था। वहां अकेले शिकार करना बेहद जोखिम भरा काम था, इसलिए नवाब साहब ने हर तरह की तैयारी करने का फैसला किया। वजीर ने कड़े इंतजाम किए, पानीपत से प्रशिक्षित हाथी बुलवाए गए और शिकार के लिए विशेष बंदूकें तैयार करवाई गईं। नवाब साहब की यात्रा से पहले ही एक विशेष दल जंगल में भेजा गया ताकि मचान बनवाए जा सकें और जरूरत पड़ने पर हांका लगाने वालों का इंतजाम किया जा सके। जब सब तैयारियां पूरी हो गईं, तब सवाल उठा कि नवाब साहब के साथ इस शिकार में कौन जाएगा। सभी जानते थे कि शेख चिल्ली को ले जाना जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि वे अनाड़ी और नासमझ माने जाते थे। उनके बारे में यह मशहूर था कि खुदा ने उन्हें ज्यादा अक्ल नहीं बख्शी थी और उनकी काया भी दुबली पतली थी, जैसे उन्हें बहुत जल्दबाजी में बनाया गया हो। बावजूद इसके शेख चिल्ली ने जिद पकड़ ली कि वह इस शिकार में जाएंगे। उन्होंने नवाब से कहा कि अगर उन्हें साथ नहीं लिया गया तो वह पीछे पीछे जंगल में पहुंच जाएंगे। नवाब ने उनकी बात सुनी तो गुस्से में बोले, तुम एक चूहे को नहीं मार सकते, शिकार क्या करोगे? शेख चिल्ली ने जवाब दिया, हुजूर, मौका मिलेगा तभी तो कर पाऊंगा। शेख चिल्ली की इस जिद और दृढ़ता को देखकर नवाब साहब ने उन्हें अपने दल में शामिल कर लिया। काफिला पूरी तैयारी के साथ कालेसर के घने जंगलों में पहुंचा, जहां पहले से ही सब इंतजाम थे। तय हुआ कि रात में तेंदुए का शिकार किया जाएगा। दिन ढलते ही सभी लोग पानी, खाना और बंदूकें लेकर मचानों पर बैठ गए। यह चांदनी रात थी और सभी की नजरें उस चारे पर टिकी थीं जिसे तेंदुए को लुभाने के लिए बांधा गया था। शेख चिल्ली को नवाब साहब ने एक और साथी शिकारी शेख फारूक के साथ एक मचान पर बैठाया था। हालांकि वजीर चाहता था कि शेख चिल्ली अकेले मचान पर बैठें ताकि उनकी हरकतों से बचा जा सके, लेकिन नवाब साहब ने यह सोचकर उन्हें अकेला नहीं छोड़ा कि कहीं शेख चिल्ली कोई बेवकूफी न कर बैठे और शिकार हाथ से ना निकल जाए। इस तरह शेख फारूक उनके साथ मचान पर बैठ गए। तेंदुए का इंतजार करते हुए 3 घंटे बीत गए और शेख चिल्ली का धैर्य जवाब देने लगा। उन्होंने शेख फारूक से फुसफुसाकर कहा, अजीब अहमक है ये तेंदुआ, इतना अच्छा चारा बंधा है और कमबख्त गायब है। शेख फारूक ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया, लेकिन शेख चिल्ली का मन शांत नहीं हुआ। उन्हें लग रहा था कि बाकी सभी डरपोक हैं और एक तेंदुए के लिए सबने इतने लोग इकट्ठे किए हैं। ये कोई बहादुरी तो नहीं। वह खुद को सबसे ज्यादा साहसी मानते हुए सोचने लगे कि यदि तेंदुआ अभी आ जाए तो वे उसे नीचे उतरकर थपेड़ देंगे। शेख चिल्ली अपनी कल्पनाओं में खोए हुए थे कि कैसे वे तेंदुए के पीछे बंदूक लेकर भागेंगे और आखिरकार उसे हरा देंगे। इसी दौरान उन्होंने तेंदुए के आने की कल्पना में ही बंदूक की लबलबी पर हाथ रखा और अनजाने में बंदूक का ट्रिगर दब गया। एक जोरदार धमाका हुआ और सभी लोग चौंक उठे। शेख चिल्ली ने चिल्लाकर पूछा, क्या हुआ? शेख फारूक ने जवाब दिया, शेख चिल्ली, कमाल कर दिया, तेंदुआ चारे के पास पहुंचने से पहले ही मारा गया। यदि शेख चिल्ली ने नीचे देखा और सच में तेंदुआ मरा पड़ा था। दूसरे शिकारी अभी निशाना साधने की सोच ही रहे थे कि शेख चिल्ली की बंदूक चल गई थी और संयोगवश तेंदुआ उसी गोली से मारा गया था। नवाब साहब ने मचान से नीचे उतरकर शेख चिल्ली की पीठ ठोंकी और उनकी बहादुरी की सराहना की। उन्होंने वजीर की ओर देखते हुए कहा, जो भी हो, शेख चिल्ली बहादुर है। हालांकि शेख चिल्ली जानते थे कि यह सब एक संयोग था। उन्हें अंदाजा था कि यह उनकी गलती से हुआ है, लेकिन वे चुप ही रहे और इस तरह अनजाने में हीरो बन गए। यदि आपको कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। एक अंधेरी रात में विक्रमादित्य के महल में एक बूढ़ा संत अचानक प्रकट हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वह रहस्यमयी ढंग से मुस्कुरा रहा था। राजा विक्रमादित्य ने संत का स्वागत किया, लेकिन संत ने सीधा कहा, महाराज,
यह केवल मेरे छद्म रूप में तुम्हारे सामने हूं। असली स्वरूप देखना है तो मेरे साथ आना पड़ेगा। विक्रमादित्य ने शांत स्वर में पूछा, तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? संत की हंसी महल की दीवारों से टकराते हुए गूंज उठी। मुझे केवल तांत्रिक कह सकते हो। मैं तुम्हारी शक्ति की सच्चाई जानने आया हूं, लेकिन क्या तुम मेरे मायाजाल से पार पा सकते हो? इस पर विक्रमादित्य ने हंसते हुए उत्तर दिया, तुम्हारे जादू के पीछे छुपी सच्चाई को समझने की कोशिश तो जरूर करूंगा। तांत्रिक ने एक काला धागा विक्रमादित्य को पकड़ाया और कहा, इस धागे को पकड़ते ही तुम मेरी दुनिया में पहुंच जाओगे। यदि तुम वहां से वापस लौटे तो तुम सच में महान राजा हो। विक्रमादित्य ने धागा पकड़ा और अचानक चारों ओर एक घना अंधकार छा गया। अगले पल विक्रमादित्य ने खुद को एक अनजाने जंगल में पाया। वहां सैकड़ों आवाजें गूंज रही थीं, मानो चारों ओर परछाइयां जिंदा हो उठी हों। तभी एक रहस्यमयी आवाज ने विक्रमादित्य को चौंका दिया, राजा विक्रमादित्य, क्या तुम जानते हो कि यह केवल शुरुआत है? विक्रमादित्य ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, शुरुआत हो या अंत, सत्य का सामना मैं जरूर करूंगा। पर तभी जंगल में से एक परछाई विक्रमादित्य की ओर बढ़ी और ठहाके लगाते हुए बोली, राजा, क्या तुम इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता जानते हो, या मेरी शक्तियां तुम्हें भी यहीं बंद कर देंगी? विक्रमादित्य ने उस परछाई की ओर नजरें उठाईं, जो धीरे धीरे घने कोहरे से बाहर निकल रही थी। उसकी आकृति धुंधली और डरावनी थी और उसकी हंसी का शोर पूरे जंगल में गूंज रहा था। विक्रमादित्य ने अपने आप को संयमित करते हुए कहा, जो भी हो, इस रास्ते को समझकर ही वापस लौटूंगा। परछाई ने धीरे से कहा, अच्छा, तो चलो देखते हैं तुम्हारी ताकत और बुद्धिमानी कितनी है। इस जंगल से बाहर निकलने के लिए तुम्हें 3 सवालों के जवाब देने होंगे। अगर एक भी गलत जवाब दिया तो तुम हमेशा के लिए इसी जंगल में खो जाओगे। विक्रमादित्य ने आंखें बंद कर अपनी आत्मशक्ति को मजबूत किया और फिर बोला, पूछो, मैं तैयार हूं। परछाई ने अपना पहला सवाल पूछा, वह क्या है जो हमेशा चलता है, कभी रुकता नहीं, पर किसी को दिखाई नहीं देता? विक्रमादित्य ने थोड़ी देर सोचकर उत्तर दिया, वह समय है जो चलता तो रहता है पर किसी की पकड़ में नहीं आता। परछाई थोड़ी चौंकी, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, चलो दूसरा सवाल सुनो। उसकी आवाज में अब एक गंभीरता आ चुकी थी। दूसरा सवाल था, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा होगी इंसान उतना ही ज्यादा खो जाता है? विक्रमादित्य ने आंखें बंद कर मनन किया और फिर उत्तर दिया, वह लालच है। जितना ज्यादा इंसान के पास हो, वह उतना ही उसमें खो जाता है। परछाई का चेहरा अब थोड़ा गंभीर हो गया। उसे समझ में आने लगा था कि विक्रमादित्य सरलता से हार मानने वाला नहीं है। उसने आखिरी सवाल पूछा, बता, ऐसा कौन है जो मरने के बाद भी जिंदा रहता है? विक्रमादित्य ने एक गहरी सांस ली और कहा, वह है एक महान व्यक्ति का नाम और उसकी कीर्ति। इंसान मर सकता है, पर उसकी अच्छाइयों का नाम और सम्मान अमर रहते हैं। यह सुनते ही परछाई के चेहरे पर एक शांति सी आ गई और उसकी आवाज गूंज उठी, तुमने अपने साहस और बुद्धिमानी से यह चुनौती पार कर ली। राजा विक्रमादित्य, तुम सच में महान हो। जंगल का अंधेरा धीरे धीरे खत्म होने लगा और विक्रमादित्य ने खुद को वापस अपने महल के दरबार में पाया। वहां एक गहरा सन्नाटा था, मानो कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन विक्रमादित्य के मन में उस तांत्रिक और उसकी रहस्यमयी दुनिया की छवि हमेशा के लिए बस गई।